नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक पतला सा समुद्री रास्ता है। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। लेकिन इस एक पतले से रास्ते ने पूरी दुनिया में तेल में आग लगा दी है। इस एक रास्ते की वजह से आने वाले दिनों में दुनिया भर में तेल और गैस की कमी हो सकती है। आखिर कौन सा है ये रास्ता और क्यों इस रास्ते की वजह से भारत में सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं और घरों में चूल्हे जलते हैं? तो वारदात की खास पेशकश में पेश है इस रास्ते की पूरी कहानी। इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से थोड़ी ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों के हिसाब से देखें तो करीब 8 अरब की यह आबादी दुनिया भर के 195 देशों में रहती है। जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाकी चीजों के अलावा इंसानों की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है ईंधन। चाहे वो गैस की शक्ल में हो या तेल की शक्ल में, अगर ये ईंधन न हो तो पूरी दुनिया थम जाए। न सड़कों पर मोटर गाड़ियां चलेंगी, न आसमान में जहाज उड़ेंगे, न पटरियों पर ट्रेन भागेगी, न कल कारखाने, खेती बाड़ी, कुछ नहीं हो पाएगा। अब चूंकि ये ईंधन इतना जरूरी है और आबादी 8 अरब के आसपास, तो जाहिर है हर रोज इस ईंधन की खपत भी उसी हिसाब से होती होगी। दुनिया भर के जिन देशों में तेल और गैस के भंडार हैं, उन देशों से रोजाना जमीन से निकाले जाने वाले तेल और गैस की मात्रा या वजन जानते हैं आप? 11 करोड़ 699 लाख 863,636 किलो, यानी 26 अरब पाउंड। ये उन तेल या गैस का वजन है जो हर रोज दुनिया भर के देशों में जमीन से बाहर निकाले जाते हैं। सिर्फ 24 घंटे यानी एक दिन में पूरी दुनिया लगभग 16 अरब लीटर गैस या तेल फूंक देती है। इनमें से एक चौथाई यानी करीब 4 अरब लीटर तेल और गैस दुनिया भर के देशों में जिस एक रास्ते से होकर पहुंचता है वो यही रास्ता है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वही हॉर्मुज जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में तेल में आग लगा दी है। अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है दुनिया भर के देशों में 25% ईंधन सप्लाई करने वाले उस रास्ते को ही बंद कर देना। तेल और गैस खरीदने वाले देशों को छोड़िए, जिन देशों में तेल और गैसों का भंडार है उन देशों तक ने सिर्फ इस एक रास्ते की वजह से पिछले 5 दिनों में तेल और गैस निकालने में 70% तक की कटौती कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि तेल निकाल तो ले पर उसे अपने खरीदार देशों तक किस रूट से पहुंचाए। तेल छोड़िए, कतर जो दुनिया में लिक्विड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसका गैस 90% से ज्यादा इसी हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसके बंद होने से पूरे गैस की सप्लाई ही बंद हो गई है। इस गैस की सप्लाई के बंद होने का मतलब ये कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर नहीं हुए तो घरों में चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो जाएगा। हॉर्मुज के रास्ते आने वाले तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार एशियाई देश हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल और ईंधन का 82% हिस्सा एशिया में जाता है। एशिया में भी जो 4 सबसे बड़े देश इस रास्ते से आने वाले तेल के खरीदार हैं, उनमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। अगर जंग लंबी खिंची, हॉर्मुज का रास्ता बंद रहा तो आने वाले वक्त में न सिर्फ तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे, बल्कि इमरजेंसी के लिए जिन जिन देशों ने भी बैकअप प्लान के तहत तेल और गैस का स्टॉक जमा कर रखा है वो भी खाली होता जाएगा। तेल के दाम का असर तो अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। पिछले महीने यानी 28 फरवरी तक क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत जहां $69.1 थी, वहीं सोमवार यानी 9 मार्च को उसी कच्चे तेल की कीमत $106.56 तक जा पहुंची, जो आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकती है। पर मामला सिर्फ तेल के दाम बढ़ने का नहीं है। अगर देशों के तेल के स्टॉक खत्म होने शुरू हो गए तो न सिर्फ महंगाई आसमान छूने लगेगी बल्कि सब कुछ ठप पड़ जाएगा। It becomes a more material inflation impact as this rumbles on. So as I say, if we get into sort of the week and 2 week
period, we are basically saying we're seeing sustained disruptions of potentially the production of these critical energy resources, but also the flow of these energy resources, and what that then means for the eventuality when the situation does de-escalate or normalize to a certain degree, is we will have certain tail risks where oil fields and gas fields will take some time to ramp back up to their sort of production capabilities. So what this does mean is, a very material impact on inflation globally, which is why I think this conflict has ramifications all around the globe in terms of prices of all sorts of goods. दुनिया का हर देश अपने अपने हिसाब से किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए तेल का भंडार करके रखता है। इसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी कहते हैं। जिन 10 देशों के पास इमरजेंसी के लिए सबसे ज्यादा तेल के भंडार मौजूद हैं, वो ये देश है। जापान के पास 254 दिनों का तेल का स्टॉक है। साउथ कोरिया के पास 214 दिनों का रिजर्व है। जिस अमेरिका ने जंग शुरू की उसके पास 200 दिन का, जर्मनी के पास 130 दिनों का, फ्रांस के पास 122 दिन, न्यूजीलैंड के पास 95 दिन, तुर्की के पास 94 दिन का, भारत के पास 74 दिन का, ऑस्ट्रेलिया के पास 47 दिन का। यानी अगर अगले 2.5 महीने ये जंग नहीं रुकती तो भारत बिना कच्चा तेल खरीदे भी अपना काम चला सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में उसका रिजर्व ऑयल खत्म हो जाएगा। In view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs, and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. वैसे हकीकत ये है कि कहने को बेशक हमारे पास 74 दिनों का स्टॉक है, लेकिन असलियत में उससे कम है। वजह ये कि इस स्टॉक में से एक बड़ा हिस्सा सेना, देश भर की पुलिस फोर्सेस, एम्बुलेंस और इंडस्ट्री के लिए। अगर इन सब में कटौती कर दी जाए तो आम लोगों के लिए और भी कम हो जाएगी। See, the first is that we are deeply vulnerable to energy prices. So we have we import 50% of our dense energy, whether it is in the form of oil or gas or fertilizer, edible oil. I think all of that exposure is very vulnerable at this stage. Every dollar per barrel is about $1.8 billion a year. So if you take in, say, a $50 increase in oil prices, we are talking about $90 billion of impact. So that's like more than 2% of GDP if oil prices stay here for 1 year. That means a significant distortion or disruption in the balance of payments. So there's now suddenly, if you have to pay $90 billion extra, suppose that it's only a $50 rise. I mean, it is quite possible as the stress builds up that these numbers can actually go higher from here. The oil prices, there's no denying that they can, in the near term, even going even higher from here. The question to ask is whether this will last for a year or will this last for a month. And I think the call there is that this is not just painful for India, it is actually painful for everyone, including the people who are involved in these battles. It is as much a problem for the West Asian oil producers whose oil is not able to come to the market, as it is for America, where there are midterm elections which are due later this year. Oil prices have increased, freight prices have increased, but at the same token, the profitability and margin to a refiner has increased even more. What that means is there is an even bigger incentive for a refinery to secure oil
to run and to make products which are useful for the average Joe, as you said, in day-to-day life, be it gasoline to fill your car, diesel to operate machinery, jet fuel to obviously fill planes and make sure that people can fly, and especially, leave the Middle East to get to security. So this higher inflation will impact the end consumer in a whole different number of ways. Costs for travel will increase. Costs for groceries, in terms of the cost of getting groceries into supermarkets, will increase as well. And those are just two of the two critical ways in which it will impact the end consumer. अब चलिए इन 74 दिनों के स्टॉक को इस तरह भी समझते हैं कि भारत में हर दिन कितने तेल या गैस की खपत होती है। दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह भारत में भी सबसे ज्यादा खपत डीजल की होती है, क्योंकि ट्रेन, ट्रक, बसें, माल ढुलाई की गाड़ियां, खेती की मशीनें, कल कारखाने सब डीजल से चलते हैं। 2026 के पहले महीने यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान भारत में कुल 79.92 लाख मीट्रिक टन डीजल जला था, यानी औसतन भारत में हर दिन 2.57 लाख मीट्रिक टन यानी 35 करोड़ 69 लाख 44,444 लीटर डीजल की खपत होती है। डीजल के बाद भारत में सबसे ज्यादा खपत पेट्रोल की है। इसकी वजह यह है कि भारत में कार और मोटरसाइकिल की एक बड़ी तादाद है जो पेट्रोल से चलती है। इस साल 1 जनवरी से 31 जनवरी यानी 1 महीने के दौरान भारत में कुल 35.11 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत है। इस हिसाब से औसतन एक दिन में भारत में 1.13 लाख मीट्रिक टन यानी 15 करोड़ 69 लाख 44,444 लीटर पेट्रोल फूक जाता है। वैसे भी एक ठीक ठाक कार में औसतन 50 से 55 लीटर में टंकी फुल होती है। अब जब भारत की आबादी 1.5 अरब छूने वाली है तो घरों में चूल्हे भी उसी हिसाब से होंगे। उसी 1 जनवरी से 31 जनवरी यानी 1 महीने के आंकड़े के मुताबिक भारत में हर महीने 30.33 लाख मीट्रिक टन घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की खपत होती है। इस हिसाब से हर दिन औसतन 97.8 हजार मीट्रिक टन यानी लगभग 9.78 करोड़ किलोग्राम गैस चूल्हे में जल जाता है। इस तरह तेल खपत के लिहाज से भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि कुल तेल खपत में से हम सिर्फ 12-13% तेल का ही उत्पादन कर पाते हैं, यानी अपनी जरूरत के बाकी 82 या 83% तेल और गैस हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। जिन देशों से भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उनमें इराक, सऊदी अरब, ईरान और जनवरी तक रूस भी शामिल था। इन देशों समेत भारत करीब 35 से 40 देशों से अपनी जरूरत के हिसाब से तेल और गैस खरीदता है। खरीदे गए तेल और गैस का कुछ हिस्सा स्टॉक करके भी रखा जाता है किसी भी आपात स्थिति के लिए। भारत के पास इस स्टॉक को रिजर्व करने के लिए देश में 3 बड़े अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज है। इनमें एक विशाखापट्टनम में है, दूसरा बेंगलुरु में और तीसरा पादुर उडुपी। इन जगहों पर जमीन के नीचे तेल को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज में लंबे वक्त तक 5.33 मिलियन मीट्रिक टन तेल को रखने की क्षमता है। यानी यहाँ इतना तेल है कि देश की डिमांड के हिसाब से इन 3 जगहों से 9.5 दिनों तक का काम चल सकता है। इसके अलावा अलग अलग तेल कंपनियों, रिफाइनरियों और टर्मिनलों में भी तेल का भंडार रखा जाता है जो मांग के हिसाब से 64.5 दिनों की सप्लाई पूरी कर सकते हैं। यानी अगर होर्मुज का रास्ता बंद हो और भारत को कहीं से भी कच्चा तेल न मिल पाए तो भी करीब 2.5 महीने तक इन स्टॉक के जरिए देश की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। चूंकि भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 12 से 13% ही तेल या गैस का उत्पादन कर पाता है, लिहाजा हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों से तेल खरीदना होता है। दरअसल जिन 35-40 देशों से हम तेल खरीदते हैं वो कच्चा तेल होता है। ये कच्चा तेल भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां खरीदती हैं, जिनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस प्रमुख है। जिन देशों से तेल खरीदने का समझौता होता है वहां से तेल खरीदने के बाद बड़े बड़े ऑयल टैंकरों में
समंदर के रास्ते ये भारत लाया जाता है। भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर ये टैंकर पहुंचते हैं। इन बंदरगाहों पर जहां सबसे ज्यादा तेल लाए जाते हैं, उनमें मुंबई, जामनगर और विशाखापट्टनम प्रमुख है। कच्चा तेल एक बार समुद्री रास्ते से भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने के बाद उन्हें रिफाइन कर शुद्ध पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और केरोसिन ऑयल में बदलने के लिए अलग अलग रिफाइनरियों में भेजा जाता है। भारत की तेल रिफाइनरी दुनिया के टॉप 5 देशों में आती है। भारतीय रिफाइनरियां अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया के चौथे सबसे बड़े रिफाइनर हैं। भारत में इस वक्त कुल 23 वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी हैं। इनमें 19 पब्लिक सेक्टर और 3 प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है, जो रिलायंस की है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इराक, ईरान, सऊदी अरब या रूस से इसलिए खरीदता है क्योंकि यह हमें सस्ता पड़ता है। साथ ही ये देश हमें डिस्काउंटेड रेट पर तेल बेचते हैं। हाल में रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने हम पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस की बजाय अमेरिका से तेल खरीदे, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका से तेल खरीदना हमें महंगा पड़ता है। ऊपर से अमेरिका कोई डिस्काउंट भी नहीं देता। मौजूदा परेशानी इस बात को लेकर है कि जो तेल सऊदी अरब, इराक, ईरान से हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंचना था, उन रास्तों पर ईरान ने बड़े जहाजों में लाद कर लाए जा रहे ऑयल टैंकरों को रोक रखा है। There is a sort of de facto closure of the Strait of Hormuz. Reasons for that is the Iranians are attacking or threaten to attack any sort of vessels that pass through the strait. And given the nature of the conflict and how widespread it is in the Middle East right now, freight rates for ships are prohibitively high, and there is a lack of basically insurance being given to any vessels. आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि हॉर्मुज ही वो इकलौता रास्ता है जहां से तेल की सप्लाई होती है। दुनिया भर में ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है, लेकिन हॉर्मुज इनमें सबसे बड़ा है, क्योंकि इसी हॉर्मुज के रास्ते रोजाना 107 बड़े जहाज गुजरते हैं, जिनमें तेल के बड़े बड़े टैंकर होते हैं। दुनिया के नक्शे पर जमीन के 2 टुकड़ों के बीच मौजूद इस पतले से समुद्री रास्ते पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के बीच ईरान ने इसी समुद्री रास्ते को दुनिया के लिए बंद कर दिया है, सिवाय चीन के। सवाल यह है कि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े इस रास्ते को बंद कर देने से क्यों और कैसे पूरी दुनिया के तेल में आग लग रही है? ये छोटा सा समुद्री रास्ता आखिर इतना अहम क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज का जल डमरू मध्य, जी हाँ, यही नाम है इस संकरे समुद्री रास्ते का, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके किनारे की बात करें तो इसमें एक तरफ सऊदी अरब है और दूसरी तरफ ईरान। देखा जाए तो हॉर्मुज का जल डमरू मध्य महज 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसी 33 किलोमीटर के छोटे से हिस्से से होकर दुनिया में करीब 25% कच्चे तेल का और 25% ही नेचुरल गैस का कारोबार होता है। यहाँ तक कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 40% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से होकर आता है। इन हालात में जब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है, तो फिर भारत की जरूरत के हिसाब से तेल की आवक कम होने लगेगी और इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना तय हो जाएगा। The Strait of Hormuz is a narrow sort of choke point in a waterway in the Persian Gulf, and it sits just to the south of Iran and just to the north of the UAE. And it's a critical point in the waterway because much of the world's energy, be it oil, oil products, gas, liquefied natural gas, transits through that choke point, which again, fuels life, I suppose, in Asia and the rest of the world. So from a crude oil point of view, about 20% of the world's oil flows through there on a daily basis. So too the same for liquefied natural gas. And
slightly higher as well for petrochemical feedstocks as well, so things that go into making plastics. So essentially, this really narrow choke point waterway is critical to the global economy. दुनिया भर में कारोबार के लिए अहम हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ कुछ कुदरती मजबूरियां भी हैं जो इसकी खासियत को और बढ़ा देती है। असल में हॉर्मुज जल डमरू मध्य की कुल चौड़ाई बेशक 33 किलोमीटर है, लेकिन समंदर के बीच जिस रास्ते से होकर जहाजों की आवाजाही होती है वो बमुश्किल 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। दरअसल इस जगह पर समंदर की गहराई बेहद कम है। अधिकतम गहराई की बात करें तो 90 मीटर है, जबकि न्यूनतम गहराई 50 मीटर। और इतने कम गहरे समंदर से बड़े बड़े जहाजों का गुजरना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए तमाम मालवाहक जहाज समंदर के सबसे गहरे 90 मीटर वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये रास्ता करीब 2 मील यानी करीब 3 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में यहाँ जहाजों की एंट्री भी बारी बारी से हो पाती है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।